हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट, जिसमें आज हमारा इसका सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली एबनॉर्मलिटी इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इससे पहले जो हमने फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने आपको बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट के बारे में डिस्कस किया था। वहां हमने आपको बताया था कि हमारी बॉडी का जो फ्लूइड होता है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंटरसेलुलर फ्लूइड। वो फ्लूइड जो हमारी सेल के अंदर होता है उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, और इस सेल के अंदर के कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट बोलते हैं। दूसरा फ्लूइड वो है जो हमारी सेल्स के बाहर रहता है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ये जहां भी रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट बोलेंगे। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दो तरीके से पाया जाता है, एक तो ब्लड प्लाज्मा की फॉर्म में पाया जाता है जो कि ब्लड वेजल्स में एग्जिस्ट करता है, और दूसरा ये टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड की फॉर्म में पाया जाता है जो हमारे बिटवीन द सेल, टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती हैं उनके बिटवीन ये एग्जिस्ट करता है। तो ये सारी बातें हमने की थी, साथ ही साथ मैंने कंपैरिजन डिस्कस किया था बिटवीन दिस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का कंपैरिजन डिस्कस किया था, इनका रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले प्लीज इसको देख लीजिए, तब आप सेकंड लेक्चर पे आइएगा। अगर फिर भी अगर आप जिद्दी हैं और अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप मेरी एक बात उस लेक्चर की हमेशा याद रखिएगा। वहां मैंने आपको केमिस्ट्री ऑफ वाटर मूवमेंट बताई थी। क्या बताई थी? फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको केमिस्ट्री ऑफ वाटर मूवमेंट बताई थी। वहां मैंने आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि वाटर की जो मूवमेंट होगी वो लेस ऑस्मोलैरिटी से हाई ऑस्मोलैरिटी की तरफ होगी। ठीक है, और ये कब तक होगी? जब तक ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता, जब तक दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक नहीं हो जाते, ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हो जाता, तब तक वाटर की मूवमेंट कहां से कहां होगी? लेस ऑस्मोलैरिटी वाले रीजन से हाई ऑस्मोलैरिटी वाले रीजन की तरफ वाटर की मूवमेंट होगी। ये लाइन आप दिमाग में डाल लीजिए, ये इस लेक्चर में कई जगह यूज होने वाली है। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे वापस और समझते हैं एबनॉर्मलिटी इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जैसा कि आप जानते हैं हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक हमने डिवाइड कर दिया इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो यहां जो सेल के अंदर आप देख रहे हैं दिस इज बेसिकली इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और सेल के बाहर जो हमारा फ्लूइड है वो क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो क्या 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 है? प्लाज्मा इन द ब्लड वेजल्स एंड टिश्यू फ्लूइड, या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन द टिश्यू बिटवीन द सेल्स। तो ये तो आपका हो गया इंट्रासेलुलर फ्लूइड इनसाइड द सेल, ये वाला इंटरसेलुलर फ्लूइड इनसाइड द सेल। और जो आपका प्लाज्मा और टिश्यू फ्लूइड जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बनाते हैं वो ये रहा प्लाज्मा विद इन द ब्लड वेजल्स, और ये रहा आपका टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड बिटवीन द सेल्स। एट दिस टाइम इन द नॉर्मल स्टेट, क्या बता रहा हूं मैं? इन द नॉर्मल स्टेट, इन द नॉर्मल स्टेट ये जो आपके फ्लूइड हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी प्लाज्मा और टिश्यू फ्लूइड, ये सारे फ्लूइड आपस में एक दूसरे के साथ ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम में है। किसमें है? ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम में है, और इस टाइम पे इनकी जो ऑस्मोलैरिटी रहती है वो अप्रोक्सीमेटली 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर रहती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल स्टेट में क्या होता है कि हमारे जो ये फ्लूइड्स हैं, जो हमारी बॉडी फ्लूइड्स हैं, ये एक दूसरे के साथ ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, जिसकी ऑस्मोलैरिटी अप्रोक्सीमेटली 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। अब इसमें एबनॉर्मलिटी कब अराइज हो सकती है? तो एबनॉर्मलिटी अराइज होने के दो रीजन हो सकते हैं, एक तो नेचुरली और एक आर्टिफिशियली। नेचुरली कैसे हो सकता है कि मान लीजिए आप क्या करते हैं, एक दिन बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं, एक्सेसिव इंजेक्शन कर लेते हैं वाटर का, बहुत ज्यादा पीते जाते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? एक्सेसिव इंजेक्शन कर रहे हैं। तो एक तो ये रीजन हो सकता है एबनॉर्मलिटी का कि आपने को जितनी रिक्वायरमेंट थी आपकी बॉडी को वाटर की या फ्लूइड की, उससे ज्यादा आप फ्लूइड इनटेक कर रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी डिसऑर्डर की वजह से आपकी जो किडनी है वो वाटर का रिटेंशन ज्यादा कर रही है। किडनी का काम है कि वाटर को जब मान लीजिए एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो उसको पास आउट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, लेकिन आपकी किडनी जो है वो उस वाटर को पास आउट नहीं कर रही है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, वो उसको रिटेन कर रही है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका फ्लूइड है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। देखो, कभी भी फ्लूइड में कोई भी चेंज आएगा तो वो चेंज सबसे पहले किस में रिफ्लेक्ट होगा? इस प्लाज्मा में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि इंट्रासेलुलर फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड के ऊपर इतना जल्दी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सेल के अंदर है, वो सेल के अंदर बंद है, और ये विद इन टिश्यू बंद है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड विद इन टिश्यू बंद है, लेकिन ब्लड जो है वो कनेक्टेड है। तो जो भी आपको इफेक्ट दिखेगा, जो भी आपको एबनॉर्मलिटी दिखेगी, जो भी आपको चेंज दिखेगा, वो चेंज सबसे पहले कहां रिफ्लेक्ट होगा? आपके ब्लड में, आपके ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है उसमें रिफ्लेक्ट होगा, बाद में इन दोनों पर असर पड़ेगा। तो कोई भी चेंज होता है वो हमें सबसे पहले कहां दिखता है? प्लाज्मा में दिखता है। तो हमने बताया कि आपको एक्सेसिव इंजेक्शन कर लिया, आपने वाटर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया, या आपकी किडनी ने वाटर बहुत ज्यादा रिटेन कर लिया, तो आपके प्लाज्मा में जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो अमाउंट होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा में
ब्लड में वाटर का अमाउंट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये तो हमने ज्यादा होने की बात करी। अब हम कम होने की बात करते हैं। मान लीजिए क्या हो गया कि मतलब समर का सीजन है और स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, या किसी पर्सन को डायरिया बहुत ज्यादा हो रहा है, या किसी पर्सन को यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसकी बॉडी से डिहाइड्रेशन होगा, वाटर का रिमूवल होगा, कमी हो जाएगी। इस केस में क्या हो जाएगी, अब कमी हो जाएगी। और ये कमी भी सबसे पहले कहां रिफ्लेक्ट होगी, प्लाज्मा वाले रीजन में रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो हमने दोनों केस देखे नेचुरली कि कैसे कैसे जो हमारा फ्लूइड है वो इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है, एबनॉर्मलिटी कैसे अराइज हो सकती है। लेकिन जो ये नॉर्मली यूजुअली ये तो हमारे डेली लाइफ में होता रहता है। कभी कभी हम ज्यादा पानी पी लेते हैं, कभी कभी गर्मी का मौसम होता है तो स्वेटिंग ज्यादा हो जाती है या हमको डायरिया हो जाता है। तो जब भी ऐसे कोई चेंजेस आते हैं तो बेसिकली ये चेंज सबसे पहले कहां दिखते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में दिखते हैं। कहां दिखते हैं, सबसे पहले इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में दिखते हैं, और इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के भी प्लाज्मा वाले पार्ट में दिखते हैं, यानी इस वाले पार्ट में रिफ्लेक्ट होते हैं। लेकिन इस माइनर चेंज को, इस स्मॉल चेंज को हमारा जो बॉडी है, जो हमारी फिजियोलॉजी है, वो क्या कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है। ये प्लाज्मा वाला जो पार्ट है, ये इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इंटरसेलुलर फ्लूइड के साथ इस तरीके से कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है कि जो लॉस हो गया है उसको वापस एक इक्विलिब्रियम में मेंटेन किया जा सके, या जो गेन हो गया है उसको भी वापस इक्विलिब्रियम में मेंटेन किया जा सके। तो वापस से अगेन इन तीनों के बीच में क्या रिस्टोर कर दिया जाता है, इक्विलिब्रियम स्टोर कर लिया जाता है। कहने की बात यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी कॉज की वजह से, मान लीजिए वाटर गेन कर लिया, वाटर क्या कर लिया, गेन कर लिया, तो ऑस्मोलैरिटी कम हो सकती है। मान लीजिए वाटर लॉस हो गया तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ सकती है। इन दोनों के केस में क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी में चेंज आएगा। तो जो ये ऑस्मोलैरिटी में चेंज आता है ना हमारी बॉडी के अंदर डे टू डे लाइफ में, इसको ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और इंटरसेलुलर फ्लूइड है, ये आपस में कोऑर्डिनेट करके क्या कर लेते हैं, इसको वापस एक नॉर्मल स्टेट में ले आते हैं, वापस एक अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में ले आते हैं। ये होता कैसे है, ये कैसे करते हैं मैनेज, तो ये मैनेज करते हैं बाय द वाटर मूवमेंट। कैसे मूवमेंट करते हैं, बाय वाटर मूवमेंट। वाटर मूवमेंट मैंने आपको बताई थी यहां पे अभी कि वाटर मूवमेंट होगी कैसे, कि जो वाटर होगा वो लेस ऑस्मोलैरिटी से हाई ऑस्मोलैरिटी की तरफ जाएगा। कहां से जाएगा, लेस ऑस्मोलैरिटी से हाई ऑस्मोलैरिटी की तरफ जाएगा। और जब इस तरीके से मूवमेंट होगी तो जो फ्लूइड है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको मैंने उसमें बताया है कि मान लीजिए ये कोई रीजन है लेस ऑस्मोलैरिटी वाला, क्या कौन सा रीजन, लेस ऑस्मोलैरिटी वाला, और ये कोई रीजन है हाई ऑस्मोलैरिटी वाला, हाई ऑस्मोलैरिटी वाला। तो वाटर की मूवमेंट इधर से इधर की तरफ होती है, और जब वाटर यहां से यहां जाता है तो इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है, लेस ऑस्मोलैरिटी वाला जो है, इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है, और जिसकी तरफ वाटर जा रहा है इसकी ऑस्मोलैरिटी घटती है। तो जब ये बढ़ेगा और ये घटेगा तो एक टाइम पे ये किस में आ जाते हैं, दोनों सेम स्टेट में आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। वही बात मैं आपको यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस प्लाज्मा में कोई भी चेंज आता है, इस प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी में कोई चेंज आता है, आइदर ड्यू टू वाटर लॉस और ड्यू टू वाटर गेन, इसके चेंज को एडजस्ट कर लिया जाता है इस इंटरसेलुलर फ्लूइड और इस इंटरसेलुलर फ्लूइड के द्वारा बाय द वाटर मूवमेंट। लेस ऑस्मोलैरिटी से हाई ऑस्मोलैरिटी की तरफ वाटर मूवमेंट होती है, और तब तक होती है जब तक इन तीनों फ्लूइड के बीच में एक ऑस्मोलैरिटी, सेम ऑस्मोलैरिटी, सिमिलर ऑस्मोलैरिटी क्रिएट नहीं हो जाती। तो ये तो हमने अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखा। अब हम एक केस डिस्कस करते हैं जहां पे हम आर्टिफिशियली हम किसी पर्सन के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, वो होता है ना ड्रिप चढ़ाते हैं जो, ठीक है, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन कर रहे हैं, हम किसी को ड्रिप चढ़ा रहे हैं, वो बोतल लगती है ना जो आपने देखी होंगी लगते हुए, तो हम उस बोतल के थ्रू पर्सन को क्या दे रहे हैं। एक केस हम ऐसा लेते हैं कि उस पर्सन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दे रहे हैं, एक केस ऐसा लेते हैं कि हम पर्सन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देते हैं, और एक केस हम ये लेते हैं कि हम पर्सन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन देते हैं। यानी एक बंदा है, ये एक बंदा है, इसको हम ड्रिप चढ़ा रहे हैं, इसके दोनों हाथों में हम क्या चढ़ा, मान लीजिए इसके हाथों में क्या चढ़ा रहे हैं, ड्रिप चढ़ा रहे हैं, ये बोतल चढ़ा रहे हैं इसके हाथों में, ठीक है। इस बोतल में जो फ्लूइड है वो एक बार क्या हो सकता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लेंगे, एक बार हाइपोटोनिक लेंगे और एक बार आइसोटोनिक सॉल्यूशन लेंगे, और देखेंगे कि इस पर्सन की बॉडी में क्या चेंज हमको देखने को मिलता है। तो इफेक्ट ऑफ एडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, क्या इफेक्ट आएगा अगर हम किसी पर्सन की बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन को ऐड करें। अब ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन है इसको आप कहां ऐड कर सकते हैं, तो ये जाहिर सी बात है इसका जो एडिशन होता है वो भी प्लाज्मा में होता है, क्योंकि आप हर सेल के अंदर तो डाल नहीं सकते ना, आप हर सेल के अंदर या हर टिश्यू के अंदर तो डाल नहीं सकते। अगर आपको हर सेल और हर टिश्यू के अंदर पहुंचाना है तो उसका भी रास्ता क्या है, ब्लड के अंदर डाल दो, ब्लड हर जगह जाता है, वो पहुंचा देगा। तो वहां भी आप किसको अफेक्ट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को।
तो जो भी आप ड्रिप वगैरह चढ़ाते हैं वो आपकी कहां लगाते हैं, वेन्स में ही तो लगाते हैं ना, तो वो किस में जा रहा है, ब्लड में जा रहा है, प्लाज्मा में जा रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जा रहा है। ठीक है, तो इफेक्ट हम देखने वाले हैं एडिशन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो सबसे पहले इसमें हमने लिया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कैसा लिया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आप यहां जो ग्राफ देख रहे हैं, यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये है हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ये है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। आपको पता है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड नॉर्मल कंडीशन में सिमिलर ऑस्मोलैरिटी में रहते हैं, दैट इज 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, अब आपने क्या किया, बाहर से एक सॉल्यूशन लिया जो कैसा था, आइसोटोनिक सॉल्यूशन था। आइसोटोनिक सॉल्यूशन था यानी इसकी भी ऑस्मोलैरिटी कितनी थी, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर इसकी ऑस्मोलैरिटी थी। और इसको आपने किसमें ऐड किया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या किया, ऐड किया। अच्छा, उससे क्या होगा, मान लो इसकी पहले भी ऑस्मोलैरिटी कितनी थी, 300, आपने इसमें कोई दूसरी चीज ऐड करी 300 की, तो क्या हो जाएगा, ऑस्मोलैरिटी क्या रहेगी, आप सोच रहे होंगे 600, पगले हो क्या, सेम ऑस्मोलैरिटी रहेगी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, तो जो ऑस्मोलैरिटी इसकी थी आपने सेम ऑस्मोलैरिटी का मिलाया इसमें, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी वही रही 300। अगर आप ज्यादा का मिलाते, 400 का मिलाते, तो उसमें फ्लक्चुएशन आता, तो वो बढ़ती। बट जो ऑस्मोलैरिटी थी, ये लाइक एक नॉर्मल पानी है, उसमें आपने फिर से नॉर्मल पानी मिला दिया, तो क्या वो मीठा पानी थोड़ा ना हो जाएगा, समझ रहे हो ना इस बात को। तो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर का था, उसमें 3 मिली ऑस्मोल पर लीटर का आपने ऐड किया, तो ऑस्मोलैरिटी जो अब रहेगी इसकी वो कितनी रहेगी, 300। और इंट्रासेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी पहले से क्या थी, 300। तो दोनों की ऑस्मोलैरिटी सेम है, तो कोई भी वाटर मूवमेंट नहीं होगा। वाटर मूवमेंट का तरीका मैंने आपको बताया था कि वाटर मूवमेंट तभी होगी जब ऑस्मोलैरिटी का डिफरेंस होगा, और मूवमेंट कहां से होगी, लो ऑस्मोलैरिटी से हाई ऑस्मोलैरिटी की तरफ मूवमेंट होगी। बट यहां तो जब आपने ऐड किया 300 वाला, तो इसकी भी 300 है और इसकी भी 300 है, तो यानी कि इनके बीच में मतलब एक्सचेंजिंग वाटर शिफ्टिंग तो नहीं होगी, वाटर शिफ्टिंग तो नहीं होगी। तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जो आपने सॉल्यूशन ऐड किया है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अमाउंट को बढ़ा देगा। क्या कर देगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अमाउंट को बढ़ा देगा, लेकिन आपका जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एंड रिजल्ट जो आपको निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा कि ऑस्मोलैरिटी तो सबकी 300 ही रहेगी, नो चेंज इन द ऑस्मोलैरिटी। बट आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस केस में सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्योंकि आपने जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन डाला है वो ब्लड प्लाज्मा में डाला है ना, तो ब्लड प्लाज्मा में जो फ्लूइड होगा उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, यानी आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा। इंट्रासेलुलर फ्लूइड के वॉल्यूम पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑस्मोसिस नहीं हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। एक दूसरा केस लेके चलते हैं, दैट इज ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस बार क्या कर रहे हैं, आप एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, ठीक है, और आप इसको कहां ऐड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ऐड कर रहे हैं, यानी कि सेम प्लाज्मा में ऐड कर रहे हैं। जब आपने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ऐड किया, अब इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी थी, 400, क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था मान लीजिए, तो आपका जो पहले से इंटरसेलुलर फ्लूइड था इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी थी, 300। इंटरसेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी कितनी थी, 300। आपने इसमें कितना ऐड किया, 400 वाला, तो अब ऑस्मोलैरिटी क्या करेगी, राइज करेगी। इस 400 वाले को जब आप इसमें डालोगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या करेगी, राइज करेगी। किसके कंपैरिजन में, इस इंट्रासेलुलर फ्लूइड के कंपैरिजन में। तो यहां पे ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी और यहां पे ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, कम होगी। अब याद करो वाटर मूवमेंट का कॉन्सेप्ट। वाटर मूवमेंट मैंने आपको कहां बताई थी, लो ऑस्मोलैरिटी से हाई ऑस्मोलैरिटी। तो आप यहां देखो, यहां लो ऑस्मोलैरिटी है और यहां हाई ऑस्मोलैरिटी है, तो वाटर की मूवमेंट इधर से इधर होगी। यानी वाटर कहां से कहां मूव करेगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ मूव करेगा। और जब सेल से बाहर वाटर मूव करेगा तो सेल के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, सेल के अंदर श्रिंकेज देखने को मिलेगी। बात समझाई। तो वाटर मूवमेंट कहां होगी, इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ। अच्छा, मूवमेंट होगी तो यहां पे क्या होगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में वाटर की कमी होगी, फ्लूइड की कमी होगी, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या होगा, घटेगा। और मूवमेंट कहां हो रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ेगा। दो रीजन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बढ़ने के। क्या रीजन, एक तो आपने ऊपर से मिलाया है, जो ड्रिप चढ़ा रहे हैं आप, उससे आपने मिलाया है तो इसलिए बढ़ा। दूसरा एक और रीजन था बढ़ने का कि जो वाटर था वो सेल से निकल के बाहर आने लग गया, टिश्यू फ्लूइड में आने लग गया, प्लाज्मा में आने लग गया। तो इस केस में, इन द केस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आप देख रहे हैं कि ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। 300 वाले में 400 वाला ऐड कर दिया तो 300 से फिर अब वो ऊपर जाएगा,
तो इस केस में आपको क्या देखने को मिलता है कि ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड घटता है और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड बढ़ता है। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड बढ़ने के दो रीजन, एक तो जो आपने बाहर से ऐड किया है वो, और दूसरा आपने जो आपका जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है वो निकल के बाहर जा रहा है क्योंकि उसकी ऑस्मोलैरिटी कम है और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है। तो ये तीनों चेंजेस आपने देख लिए। तो ये थे इफेक्ट ऑफ हाइपोटोनिक सेलाई। चलिए अब बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के ऐड करने की। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जिसकी ऑस्मोलैरिटी कम है। इसको किस में ऐड कर रहे हैं? एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में ऐड कर रहे हैं। लाइक अब मान लीजिए ये आपका एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है, इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है? 300। आपका इंट्रासेल्युलर फ्लूइड था, इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी थी? 300। फिर आपने क्या किया? उसको ड्रिप चढ़ाई, इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था और इसकी ऑस्मोलैरिटी क्या थी? 200। अब आप 300 वाले में 200 वाला ऐड कर रहे हैं तो ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। ओवरऑल ऑस्मोलैरिटी की बात कर रहा हूं, ये ओवरऑल ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। अच्छा एक बात बताओ, जब आपने इस 300 वाले एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में 200 वाली चीज मिलाई तो इसकी ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। किसके रेस्पेक्ट में? इस वाले की में, क्योंकि ये तो 300 का था ना और ये भी पहले 300 का था, बट आपने इसमें 200 वाला मिला दिया तो इस 200 वाले के मिलने की वजह से इस एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी कम हो गई। किसके रेस्पेक्ट में? इस इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के रेस्पेक्ट में। तो इस बार यहां ऑस्मोलैरिटी क्या है? कम है और यहां ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है। वाटर की मूवमेंट मैंने आपको कहां बताई थी? लो ऑस्मोलैरिटी टू हाई ऑस्मोलैरिटी। तो वाटर अब यहां से यहां की तरफ मूव करेगा, यानी एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड से इंट्रासेल्युलर फ्लूइड की तरफ मूव करेगा, यानी वाटर मूवमेंट होगी इस तरफ। अगर इस तरफ मूवमेंट करेगी तो आपको पता है कि अब देख रहे हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड का अमाउंट घटने लग जाएगा। तो इसमें आपको क्या देखने को मिला? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड घटेगा, ये घट रहा है, और ओवरऑल ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ओवरऑल ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ये थे इफेक्ट ऑफ एडिंग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन जब आप ड्रिप चढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ा क्लिनिकल एबनॉर्मलिटीज की। क्लिनिकल एबनॉर्मलिटी ऑफ फ्लड वॉल्यूम रेगुलेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। क्लिनिकल एबनॉर्मलिटी ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन। इसमें हम दो केस पढ़ेंगे, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरनेट्रीमिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो भी पेशेंट आता है आपकी क्लिनिक में, अगर आप उसका बॉडी फ्लूइड स्टेटस जानना चाहते हैं कि इसका बॉडी फ्लूइड जो है वो एक करेक्ट अमाउंट में है कि नहीं, करेक्ट इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, करेक्ट ऑस्मोलैरिटी में है कि नहीं, उसके लिए आप चेक करते हैं उस पेशेंट के अंदर प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन। क्योंकि जो प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन है ये बेसिकली इंडिकेटर है प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी का। इसका रीजन क्या है? जो प्लाज्मा सोडियम है इसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है फ्लूइड में। तो बेसिकली जो सोडियम होता है और इसके जो एसोसिएटेड आयंस होते हैं लाइक क्लोराइड आयंस, ये हमारा जो सॉल्यूट है, हमारे फ्लूइड में जो सॉल्यूट है उसका 90% हिस्सा इन्होंने कवर कर रखा है। ठीक है, तो इसलिए ये खुद मेन इंडिकेटर बन जाते हैं। लाइक कोई कंपनी है उसमें 90% शेयर होल्डर एक इंसान के हैं, एक ही इंसान के हैं, तो वही तो मालिक होगा ना। तो हमारी बॉडी फ्लूइड में जितना भी सॉल्यूट है उसका 90% हिस्सा सोडियम उसके एसोसिएटेड आयंस ने घेर रखा है। तो हम कहते हैं कि जो सोडियम की कंडीशन होगी वही हमारे बॉडी फ्लूइड की कंडीशन होगी। दैट्स व्हाई द प्लाज्मा सोडियम कंडीशन इज अ रीजनल इंडिकेटर ऑफ द प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी। अब इस प्लाज्मा सोडियम की नॉर्मल कंसंट्रेशन कितनी होती है? तो ये होती है 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर ये इससे ज्यादा हो जाता है, मोर देन 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं। और अगर ये बिलो हो जाता है 142 से तो इसको हम बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। इन दोनों को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम। देखिएगा, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया का क्या मतलब है कि आपका जो प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल से डिक्रीज हो चुका है। नॉर्मल कितना था? 142। तो 142 से अगर आपका प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे हाइपोनेट्रीमिया। अब इसकी कॉज क्या हो सकते हैं? कॉज क्या हो सकते हैं? तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। कंसंट्रेशन किस बात पे डिपेंड करती है? एक तो सॉल्यूट पे और सॉल्वेंट पे। सॉल्यूट कौन है? खुद सोडियम। तो या तो ऐसा हो सकता है कि सॉल्यूट का अमाउंट कम हो रहा होगा, सोडियम कम हो रहा होगा एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में, सोडियम कम हो रहा होगा एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो यानी कम हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है सोडियम का। दूसरा जो कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का जो तरीका होता है वो होता है सॉल्वेंट बढ़ा दो, क्योंकि सॉल्वेंट और कंसंट्रेशन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। सॉल्वेंट बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। तो दो तरीके थे हाइपोनेट्रीमिया के। एक तो या तो सोडियम का अमाउंट कम हो रहा है, सोडियम का अमाउंट कम हो रहा है इसलिए कंसंट्रेशन कम हो रही है,
या फिर उसके अंदर वाटर ज्यादा हो रहा है। सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर, वाटर ज्यादा हो रहा है इसलिए कंसेंट्रेशन जो है वो कम हो रही है। तो या तो लॉस ऑफ सोडियम है या फिर एक्सेस ऑफ वाटर है, यही दो रीजन हो सकते हैं हाइपोनेट्रिया। अच्छा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, एक बात बताओ, ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है, और ये आपका क्या है, इंटरसेलुलर फ्लूइड है। इसके अंदर सोडियम है और इसकी कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। कंसेंट्रेशन कम हो रही है यानी कि यहां पे क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है। किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब वाटर की मूवमेंट याद करो, वाटर कहां से मूव करता है, लो ऑस्मोलैरिटी से हाई ऑस्मोलैरिटी की तरफ। तो यहां मूवमेंट कहां होगी, लो ऑस्मोलैरिटी से हाई ऑस्मोलैरिटी की तरफ। यानी वाटर कहां से कहां चला जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंटरसेलुलर फ्लूइड की तरफ चला जाएगा। जब सेल के अंदर वाटर घुसने लगेगा तो सेल के अंदर क्या देखने को मिलेगी, सेल स्वेलिंग देखने को मिलेगी। सेल के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगी तो आपको अपने टिश्यू के अंदर, ऑर्गन के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगी। ये क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हाइपोनेट्रीमिया के। यानी किसी पर्सन को अगर हाइपोनेट्रीमिया है तो आपको उसकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग देखने को, उसके बॉडी के टिश्यू ऑर्गन्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सर ठीक है, आपने कॉज बताया कि या तो सोडियम कम हो रहा है, उसका लॉस हो रहा है, या फिर वाटर ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा। लेकिन ये लॉस क्यों हो रहा है, सोडियम का लॉस क्यों हो रहा है, वाटर एक्सेस में क्यों हो रहा है, इसको भी समझाइए। तो लॉस ऑफ सोडियम का क्या मतलब रीजन हो सकता है, एक तो ये रीजन हो सकता है कि इंसान को डायरिया और वॉमिटिंग हो रही हो, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का फ्लूइड जा रहा है, उस फ्लूइड के साथ साथ सोडियम भी जा रहा है। दूसरा ये रीजन हो सकता है लॉस ऑफ सोडियम का कि वो जो पर्सन है उसने डायूरेटिक्स का ओवर यूज कर लिया। डायूरेटिक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी यूरिन का आउटपुट बढ़ा देते हैं, और यूरिन के साथ साथ हमारा जो साल्ट होता है वो भी क्या होता है, उसके साथ साथ लूज हो रहा है। डायूरेटिक्स क्या करते हैं, वो बेसिकली हमारी बॉडी से एक्सेस ऑफ साल्ट एंड वाटर को रिमूव कर देते हैं। तो आपने ओवर यूज कर लिया है डायूरेटिक्स का, जिससे आपकी यूरिन का आउटपुट बढ़ गया है, और उस यूरिन के साथ साथ आपके जो साल्ट है और वाटर वो एलिमिनेट हो रहे हैं। तो एक तो ये था कि डायरिया और वॉमिटिंग की वजह से आपकी बॉडी के जो साल्ट है वो जा रहे हैं। आपको देखा होगा किसी को डायरिया या वॉमिटिंग हो जाती है तो उसको ओआरएस का सॉल्यूशन देते हैं ताकि जो आपका साल्ट है उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जा सके। या फिर उसको यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है ड्यू टू द डायूरेटिक्स, उसकी वजह से उसकी बॉडी का जो सोडियम है वो लॉस हो रहा है। तीसरा, एडिशन डिसीज के केस में ऐसा देखने को मिलता है। एडिशन डिसीज में क्या होता है कि जो हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन, इसका सिक्रेशन डिक्रीज हो जाता है। एल्डोस्टेरोन का आपको पता है काम क्या होता है, एल्डोस्टेरोन जो होता है वो आपकी रिनाल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करता है। आपको अगर डीसीटी का याद हो, ये आपने अगर आप नेफ्रॉन पढ़ी हो तो ये आपका पीसीटी होता है, फिर आपका ये लूप ऑफ हेनले होता है, फिर ये आपका डीसीटी होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहां पे आपको याद होगा एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है, एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है, और एल्डोस्टेरोन यहां पे एक्ट करता है तो यहां पे क्या करता है, Na+ का एब्जॉर्प्शन कराता था। लेकिन अगर मान लो ये एल्डोस्टेरोन निकलेगा ही नहीं, एडिशन डिसीज हो गई, एल्डोस्टेरोन रिलीज ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, इस सोडियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और सोडियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो सोडियम क्या होगा, यूरिन के थ्रू लॉस होता जाएगा, और लॉस ऑफ यूरिन होगा तो क्या होगा, सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी और हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो पहला और जो मेन कॉज था वो तो हमने डिस्कस कर लिया कि सर ड्यू टू द लॉस ऑफ सोडियम हमें क्या देखने को मिल रहा है, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिल रहा है। अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं, ड्यू टू द एक्सेस ऑफ वाटर, ड्यू टू द एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन कम हो रही है। तो ठीक है सर, एक्सेस ऑफ वाटर के केस में ऐसा कैसे देखने को मिलता है। इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, यहां आप देख रहे हैं कि डायरिया और वॉमिटिंग हो रहा है, तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वाटर का लॉस देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आपको सोडियम आयन का भी लॉस देखने को मिल रहा है। तो यहां सोडियम और वाटर दोनों ही लॉस हो रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया विद द डिहाइड्रेशन। साल्ट भी लॉस हो रहा है, वाटर भी लॉस हो रहा है, साल्ट लॉस हो रहा है हाइपोनेट्रीमिया, वाटर लॉस हो रहा है डिहाइड्रेशन। अगर आप यूरिन पास आउट कर रहे हैं, आपको डायरिया हो रहा है, तो दोनों ही केस में आपका वाटर लॉस होता है, वाटर में साल्ट मिक्स होते हैं, साल्ट और वाटर दोनों लॉस होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया विद द डिहाइड्रेशन। ठीक है, दूसरा वाला जो केस है जहां पे एक्सेस ऑफ वाटर, सॉल्वेंट ज्यादा हो गया, इसकी वजह से कंसंट्रेशन कम हो गई सोडियम की। अब ये वाटर की ज्यादा क्यों हो गया, तो वाटर ज्यादा इसलिए हो गया कि ऐसा हो सकता है कि एडीएच हार्मोन ज्यादा निकल रहा हो। अगेन अगर आपने अपना जो किडनी वाला चैप्टर है उसको ढंग से पढ़ा है तो डीसीटी पे एक हार्मोन एक्ट करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कहां से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। जब ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन आपकी डीसीटी पे एक्ट करेगा तो क्या कराता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कराता है। अगर मान लो ये कि लिमिट से ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन करा रहा है तो वो वाटर एब्जॉर्ब होकर कहां जाएगा, हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड में जाएगा तो वहां सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा देगा, जिसकी वजह से ब्लड में सोडियम की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी।
डाइल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइल्यूशन हो जाएगा। तो इस केस में सोडियम तो कम हो रहा है लेकिन वाटर बढ़ रहा है। तो दिस इज हाइपोनेट्रीमिया विद द ओवर हाइड्रेशन। ऊपर वाले केस में हमने क्या देखा था? ऊपर वाले में सोडियम भी कम हो रहा था और वाटर भी कम हो रहा था। दिस वाज हाइपोनेट्रीमिया विद द डिहाइड्रेशन। यहां आपका सोडियम कम हो रहा है लेकिन वाटर बढ़ रहा है। सो दिस इज हाइपोनेट्रीमिया विद द ओवर हाइड्रेशन। इतनी बात क्लियर होगी आपको? इतनी बात क्लियर होगी? चलो, ये तो हमने डिस्कस किया हाइपोनेट्रीमिया। इसका हम कंसिक्वेंसेस देख लेते हैं। दोनों ही केस हो हमारे हाइपोनेट्रीमिया के, जिसमें आपको लॉस ऑफ सोडियम हो रहा था या फिर जिसमें एक्सेस ऑफ वाटर हो रहा था, दोनों ही केस में हमको यह देखने को मिलता है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है वो बढ़ जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये आपका एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है और ये आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। ठीक है, इसमें सोडियम कम हो रहा है, ठीक है, या वाटर ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो कम हो रही है। सोडियम यानी सॉल्यूट कम, ऑस्मोलैरिटी कम। सॉल्वेंट ज्यादा, ऑस्मोलैरिटी कम। किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में इसकी ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। वाटर मूवमेंट क्या था? लो ऑस्मोलैरिटी से हाई ऑस्मोलैरिटी की तरफ। तो वाटर मूवमेंट कहां हो रही होगी? एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ। बात समझ में आ रही है? तो वाटर कहां जा रहा है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। तो जिसकी वजह से दोनों ही केसेस में, चाहे सोडियम का लॉस हो चाहे एक्सेस ऑफ वाटर हो, दोनों के केस में इंट्रासेलुलर फ्लूइड का जो अमाउंट है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड का अमाउंट बढ़ेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा? सेल के अंदर वाटर घुसेगा तो सेल के अंदर क्या देखने को मिलेगी? स्वेलिंग देखने को मिलेगी, सेल स्वेलिंग देखने को मिलेगी। इस सेल स्वेलिंग का इफेक्ट क्या पड़ेगा? आपकी बॉडी की सेल अगर स्वेल करने लग जाएंगी तो सेल ही तो मिलकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू ही मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। तो आपके टिश्यूज में और ऑर्गन में आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और ये स्वेलिंग सबसे ज्यादा खतरनाक होती है इन द केस ऑफ ब्रेन। जब ब्रेन में आपको एडिमा देखने को मिलेगा, ब्रेन में आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, तो आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आने लगेंगे लाइक हेडेक, नोजिया एंड लिथार्जीनेस। नॉर्मल कंडीशन में तो ठीक होता है, बट ये सोडियम का जो लॉस है वो अगर एक्सेसिवली हो जाए, बिलो 115 120 हो जाए, तो इस केस में पर्सन को दौरे पड़ना, कोमा, ये भी होने लगता है। अब देखो, आपका ब्रेन के अंदर एडिमा हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, तो कितनी स्वेलिंग पॉसिबल है? ये कोई स्किन तो है नहीं कि कितना भी स्वेल कर लो। ब्रेन कहां रखा है? स्कल में रखा है ना। एक बोन है यहां पे, वो बोन क्या है? एक लिमिट से ही तो एक्सटेंड करने देगी, कॉम्पैक्ट है। तो ब्रेन स्वेल करना चाहता है, लेकिन क्योंकि यहां पे हड्डी है, स्कल बोन है, वो उसको स्वेल नहीं करने देती। तो ये ब्रेन जो है ना, वो नेक में हर्निएशन शो कर देता है, जिसकी वजह से परमानेंट इंजरी होने लगती है ब्रेन के अंदर, ब्रेन डैमेज होने लगता है और पर्सन की डेथ भी होने लग जाती है। ठीक है, पर्सन की डेथ देखने को मिलती है। ये आपको एक एग्जांपल देखने को मिला है, डायग्राम देखने को मिला है फ्रॉम द गाइटन फिजियोलॉजी। नॉर्मल नेट्रेमिया, सोडियम और वाटर की कंसंट्रेशन नॉर्मल है। ठीक है, यह एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, और ये आपकी जो ब्रेन की सेल्स हैं वो क्या कर रही है? स्वेलिंग करना स्टार्ट कर रही है। इन्होंने स्वेलिंग करके स्कल के अंदर जितनी स्पेस थी वो सारी कवर कर ली। इससे ज्यादा अब ये एक्सपेंड नहीं कर सकता क्योंकि स्पेस ही नहीं है, क्योंकि स्कल बोन आ गई है। फिर ये क्या शो करेगा? हर्निया शो करेगा इन द नेक ऑफ पर्सन की, क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। तो फिर इसका क्या करना चाहिए? करेक्शन करना चाहिए। अब करेक्शन करते हुए भी आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जो आपका करेक्शन होना चाहिए ना, वो बहुत रैपिडली नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब भी ड्रिप चढ़ाई जाती है हॉस्पिटल में तो बहुत ही स्लो कर देते हैं उसको। 2-3-4 घंटे लगते हैं, आप बैठे रहते हैं, देख रहे हैं बूंद बूंद करके गिर रही है, बूंद बूंद करके बॉडी के अंदर जा रही है। आप ये नहीं सोचते ना कि उसको एकदम बहुत स्पीड कर दी जाए ताकि जो काम 4 घंटे में हो रहा है वो 8 घंटे में खत्म हो और घर जाए हम। ऐसा नहीं होता है। हाइपोनेट्रीमिया को हम रैपिडली जो है करेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप इसको रैपिडली करेक्ट करोगे ना तो इसमें इंजरी के चांसेस रहते हैं। आपको ऑस्मोटिक इंजरी ऑफ न्यूरॉन देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आपकी जो न्यूरॉन्स है उनमें डीमाइलेशन देखने को मिल सकता है। लॉस ऑफ माइलिन शीथ देखने को मिल सकती है इन द नर्व्स। इसलिए जब भी हाइपोनेट्रिया को करेक्ट किया जाता है, बहुत ही स्लोली करेक्ट किया जाता है, बहुत स्लोली ड्रिप चलाई जाती है, क्योंकि चांसेस होते हैं ऑस्मोटिक इंजरी ऑफ न्यूरॉन के, जिसकी वजह से हमें न्यूरॉन्स में, नर्व फाइबर्स में डीमाइलेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जब भी अगर पर्सन के अंदर क्रोनिक हाइपोनेट्रेमिया है तो आप उसमें जो इन्फ्यूजन करेंगे उसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो लेस देन 10 to 12 मिलीमोल पर लीटर इन 24 आवर्स एंड लेस देन 18 मिलीमोल पर लीटर इन द 48 आवर्स। ऐसा नहीं है कितनी भी बोतल चढ़ा रहे हैं, कितनी भी स्पीड से चढ़ा रहे हैं, उसका क्या होता है? एक मेजरमेंट होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हाइपोनेट्रीमिया के बारे में। तो ये आपने अगर क्लिनिक अगर आप चलाते हैं तो मोस्ट कॉमन जो डिसऑर्डर हमको देखने को मिलता है
इलेक्ट्रोलाइटिक डिसऑर्डर वो हाइपोनेट्रीमिया ही होता है, क्योंकि आपको ज्यादातर केस किसके देखने को मिलते हैं, डायरिया, वॉमिटिंग, इसके केस देखने को मिलते हैं। इसलिए हाइपोनेट्रीमिया जो है वो बहुत मोस्ट कॉमन है विद रेस्पेक्ट टू द हाइपरनेट्रीमिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया वही कि प्लाज्मा सोडियम की कंसेंट्रेशन इस बार क्या हो गई है, इंक्रीज कर गई है। डिक्रीज कर गई है तो हाइपो, इंक्रीज कर गई है तो हाइपर। अब इंक्रीज कर गई है तो कितना, नॉर्मल से ज्यादा। नॉर्मल कितना है, 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अच्छा, इसके रीजन क्या है, तो कंसेंट्रेशन है ना, इंक्रीज हो रही है। कंसेंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट पे और सॉल्वेंट पे। कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, कब इंक्रीज करेगी, जब सॉल्यूट ज्यादा हो, यानी सोडियम आयन ज्यादा होंगे तो कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। दूसरा, सॉल्वेंट कम होगा, सॉल्वेंट के साथ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, सॉल्वेंट यानी वाटर कम होगा तब भी कंसेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कंसेंट्रेशन ज्यादा होने के दो रीजन, एक तो एक्सेस ऑफ सोडियम, सोडियम ज्यादा है इसलिए कंसेंट्रेशन ज्यादा है, या फिर लेस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर, पानी की कमी है इसलिए कंसेंट्रेशन ज्यादा हो रही है। अच्छा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मैंने आपको भी क्या बताया कि ये आपका एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, ठीक है, और ये आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। इसमें सोडियम आयन ज्यादा हो रहे हैं और वाटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यही तो बात है ना, सोडियम ज्यादा हो रहे हैं और वाटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सोडियम आयन ज्यादा हो रहे हैं, वाटर कम हो रहा है, यानी ऑस्मोलैरिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, यानी इसकी ऑस्मोलैरिटी क्या कर रही है, डिक्रीज है इसके कंपैरिजन में। तो वाटर की मूवमेंट कहां होगी, फ्रॉम लेस ऑस्मोलैरिटी टू हाई ऑस्मोलैरिटी, यानी वाटर इस बार मूव करेगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, यानी सेल्स के अंदर से पानी निकल निकल के बाहर जा रहा है। तो सेल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, श्रिंकेज देखने को मिलेगी, सेल के अंदर श्रिंकेज देखने को मिलेगी। फिर वही बात कि सर ये लॉस क्यों हो रहा है, मतलब सोडियम ज्यादा क्यों हो रहा है और वाटर का लॉस क्यों हो रहा है। देखो प्रैक्टिकल लाइफ में सोडियम का लॉस हमें कम देखने को मिलता है, वाटर का लॉस हमको ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसके केस में, इस केस में जो रूट कॉज होता है, जो प्राइमरी कॉज होता है, वो लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्सेस इन द सोडियम इन द फ्लूइड, ठीक है। लेकिन हम दोनों को डिस्कस करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि ठीक है, जो हाइपरनेट्रीमिया है उसका कॉज क्या है, लॉस ऑफ वाटर एंड एक्सेस ऑफ सोडियम आयन। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि वाटर का लॉस क्यों हो रहा है, एक्सेस ऑफ सोडियम आयन क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हम लॉस ऑफ वाटर क्यों हो रहा है इसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉस ऑफ वाटर इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी जो किडनी है उसके अंदर कोई डिसीज है और किडनी के अंदर डिसीज होने की वजह से वो वाटर को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। ऐसी कौन सी डिसीज हो सकती है, एक एग्जांपल आप फिर से बता देते हैं। आपको पता है कि ये आपकी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होती है उसका रिनल ट्यूबुल्स वाला पार्ट है, ये पीसीटी है, मान लीजिए लूप ऑफ हेनले है, और मान लीजिए डीसीटी है। आपको पता है कि जो डीसीटी वाला पार्ट होता है, यहां पे एक पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन आता है जिसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन जब यहां पे एक्ट करता है, ये वाटर का क्या कराता है, रीएब्जॉर्प्शन कराता है और इसको वापस रीएब्जॉर्ब करके कहां डाल देता है, प्लाज्मा में डाल देता है। लेकिन मान लो कि ये एडीएच हार्मोन ना निकले तो क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वाटर प्लाज्मा में नहीं जाएगा, वाटर यूरिन के थ्रू जाएगा और वाटर का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से अगर मान लीजिए एडीएच हार्मोन या तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल नहीं रहा है, जब निकलेगा ही नहीं तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होने की तो बात ही नहीं आ रही, तो जिसकी वजह से वाटर का लॉस होता रहेगा। वाटर का लॉस होता रहेगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन, और वाटर का लॉस होगा तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन क्या करेगी, बढ़ेगी, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कम हो रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यानी हाइपरनेट्रीमिया होगा। तो एक तो कंडीशन ये थी कि आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस एडीएच को रिलीज ही नहीं कर रही है, पहला केस, इनएबिलिटी टू सिक्रेट। दूसरा, रिलीज कर रही है बट आपकी किडनी में कोई डिसीज है, इस डीसीटी में कोई डिसीज है, ये डीसीटी इस एडीएच को रिसीव नहीं कर रही है, इसके रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं डीसीटी के, किडनी की डिसीज की वजह से। तो एडीएच आ तो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से बट काम नहीं कर रहा है। इस कंडीशन को बोलते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोलते हैं, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। जब एडीएच का सिक्रेशन तो हो रहा है बट ड्यू टू द किडनी डिसऑर्डर डीसीटी जो है वो उसको रिसेप्ट नहीं कर रहा है और वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा। तो एक तो ये रीजन हो गया लॉस ऑफ वाटर का। और क्या रीजन हो सकता है, आप वाटर का इंटेक कम कर रहे हैं, आप पानी कम पी रहे हैं पर आपको स्वेटिंग ज्यादा हो रही है, गर्मी का मौसम है, स्वेटिंग ज्यादा हो रही है, ये भी लॉस ऑफ वाटर है। ठीक है, तो हमने लॉस ऑफ वाटर का रीजन समझ लिया। चलो अब हम दूसरा रीजन समझते हैं कि सर एक्सेस ऑफ सोडियम आयन, एक्सेस ऑफ सोडियम आयन की वजह से क्या हो रहा है, हाइपरनेट्रीमिया हो रहा है। अब सोडियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कैसे होएगा, तो वही बात, ये आपकी नेफ्रॉन का पार्ट, अगेन ये डीसीटी,
और डीसीटी पे आपको पता है कि हार्मोन एक्ट करता है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। काम क्या होता है इसका, यहां से सोडियम आयन को एब्सॉर्ब कराना। तो अगर ये एक्सेसिवली वर्क करने लग जाए, इसका सिक्रेशन ज्यादा हो जाए तो ये ज्यादा से ज्यादा सोडियम आयन को एब्सॉर्ब करेगा, और ज्यादा से ज्यादा सोडियम आपके कहां जाएगा, प्लाज्मा में जाएगा, और सोडियम आयन की कंसंट्रेशन आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब सोडियम आयन की कंसंट्रेशन आपके फ्लूइड में बढ़ेगी तो आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। किसके रेस्पेक्ट में, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के रेस्पेक्ट में। वाटर की मूवमेंट कहां से होती है, लो ऑस्मोलैरिटी टू हाई ऑस्मोलैरिटी। वाटर निकल के कहां भागेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भागेगा। तो जिसकी वजह से आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वाटर का कंटेंट बढ़ेगा, सोडियम भी बढ़ेगा, वाटर भी बढ़ेगा। इसलिए बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया विद द ओवर डिहाइड्रेशन, ओवर हाइड्रेशन, क्योंकि सोडियम बढ़ा इस एल्डोस्टेरोन की वजह से, और जब सोडियम बढ़ा तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई विद रेस्पेक्ट टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और क्योंकि ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई तो वाटर मूवमेंट फ्रॉम लेस ऑस्मोलैरिटी टू हाई ऑस्मोलैरिटी, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम भी बढ़ा और वाटर भी बढ़ा। दैट इज हाइपरनेट्रीमिया विद द ओवर हाइड्रेशन। बट ये जो प्रॉब्लम है हाइपरनेट्रीमिया वाली, ये लेस कॉमन है एज कंपेयर टू हाइपोनेट्रीमिया, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है ना, जब भी सोडियम का अमाउंट बढ़ता है या जब भी लॉस ऑफ वाटर होता है हमारी बॉडी से, तो हमारी बॉडी जो होती है वो क्या करती है, हार्मोन्स रिलीज करके इसको क्या कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है। वाटर लॉस अगर हमारी बॉडी से हो रहा है तो एडीएच को रिलीज कर देगी। किसको रिलीज कर देगी, एडीएच को रिलीज कर देगी। और मान लीजिए सोडियम का लॉस हो रहा है तो एल्डोस्टेरोन को रिलीज कर देगी, या सोडियम ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है तो एल्डोस्टेरोन को कम कर देगी। तो बेसिकली हमारी बॉडी जो होती है इसको एडजस्ट कर लेती है। ये इतना सीवियर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये सीवियर हो तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि वाटर की मूवमेंट जो होती है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होती है, क्योंकि सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है। किसके रेस्पेक्ट में, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के रेस्पेक्ट में। और वाटर लेस ऑस्मोलैरिटी से हाई ऑस्मोलैरिटी जा रहा है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जा रहा है। सेल से निकल के वाटर बाहर जा रहा है, तो सेल के अंदर क्या आपको क्या देखने को मिल रही है, श्रिंकेज देखने को मिल रही है। लेकिन ये बहुत लेस कॉमन है, बहुत लेस कॉमन है एज कंपेयर टू हाइपोनेट्रीमिया, क्योंकि जब भी आपकी बॉडी के अंदर वाटर की कमी होती है तो आपका हाइपोथैलेमस जो होता है वो एक्टिवेट कर दिया जाता है, और आपको प्यास लगने लग जाती है, और प्यास लगने लग जाती है तो आप पानी को पी लेते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड की कमी हो रही थी उसको आप क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए सीवियरली लॉस हो जाए आपकी बॉडी से, वाटर का बहुत ज्यादा लॉस हो जाए, या आपकी बॉडी में सीवियरली सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। और ये कब होता है, जब सोडियम आयन की कंसंट्रेशन 162 के अराउंड पहुंच जाती है या उससे एबव पहुंच जाती है। ये कंडीशन कब होती है, जब पर्सन के हाइपोथैलेमस में लीजन हो, कि हाइपोथैलेमस में थर्स्ट सेंटर होता है। तो जब भी आपके अंदर सोडियम की कमी होती है या वाटर सोडियम ज्यादा होता है, जब भी आपकी बॉडी में सोडियम ज्यादा होता है और वाटर कम होता है, तो ये हाइपोथैलेमिक लीजन जो होता है, ये बेसिकली जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट कर देता है, तो हम पानी पी लेते हैं, चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन हाइपोथैलेमस एक लीजन हो गया, हाइपोथैलेमस में दिक्कत होगी, कोई लीजन है, तो वो थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। या कोई बच्चा है वो इजीली पानी पीने को तैयार नहीं है, तो उसके अंदर ये चीज देखने को मिल सकती है। या कि कोई ओल्ड पेशेंट है बट वो मेंटली डिसेबल्ड है, तो उसे याद नहीं है कि उसको पानी पीना है, उस केस में ये दिक्कत हो सकती है। या किसी पर्सन को डायबिटीज इंसिपिडस है, तब ये दिक्कत हो सकती है। करेक्शन क्या है, आप हाइपोऑस्मोटिक सॉल्यूशन देंगे, उसको टेक्स्ट्रो सॉल्यूशन देंगे उसको हाइपरनेट्रीमिया को करेक्ट करने के लिए। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।